हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की थी सीरीज जिसमें हमने 6 से लेकर 10 तक के कंप्लीट हर सब्जेक्ट किया, जैसे कि साइंस का हर टॉपिक किया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट। अब हम आपके लिए लेके आए हैं एक सम अप वीडियो। यहाँ पे हम पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट मतलब 10 तक तो हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, बट हमने कंसाइज करके, जैसे कि कुछ टॉपिक पहले पढ़े, जैसे 6 में पढ़े हैं वो 7th 8th में रिपीटेड हैं, तो सबका एक सम अप करके पूरा जो ओवरऑल वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 1 क्लास में। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, एक एक पॉइंट जो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है वो सारा इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सीरीज़ स्पेशल तैयार की गई है टैट के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। और बाकी ये टीजीटी के लिए, आगे भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, जनरल केमिस्ट्री है ये, तो ये बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाहर आपको 10th लेवल का तो कुछ नहीं आएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं केमिस्ट्री की, उसकी अलग सीरीज़ चली हुई है, ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए समझने के लिए। हम उस सीरीज़ में वही टॉपिक लेके आ रहे हैं जिससे कि हर बार क्वेश्चंस आते हैं और कंफ्यूज करके क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसका हर पर्सपेक्टिव विद क्वेश्चंस आपके सामने वहाँ पे लाए गए हैं। तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं हम केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो करेंगे फाइबर, फैब्रिक एंड प्लास्टिक के बारे में। फाइबर होता है थिन थ्रेड देखा है ना, थ्रेड पतला थ्रेड, तो उसको बोलते हैं फाइबर। और फैब्रिक जिससे कोई कपड़ा बनता है, एंड प्लास्टिक। तो सबसे पहले तो समझेंगे, देखो क्लासिफिकेशन की जाती है चीज़ों की। क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि बहुत इजी तरीके से आप चीज़ों को समझ सकें। तो देखिए, क्लासिफिकेशन फाइबर की है 2 वे से। एक आती है नेचुरल, एक आती है सिंथेटिक। नेचुरल जो कि हमें नेचर से मिली हैं, सिंथेटिक जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हैं, कम्बिनेशन करके नेचर से कुछ केमिकल से अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। तो जो नेचुरल सोर्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स कॉटन, जूट। एनिमल सोर्स वूल, सिल्क हेयर, रैबिट हेयर या कैमल हेयर। और जो सिंथेटिक फाइबर आगे, वो आगे नायलॉन, प्लास्टिक, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा, और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, सम हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले देखिए कॉटन। कॉटन तो सबने देखी होगी, और नहीं तो पूजा करने के लिए तो सभी यूज़ करते हैं, और भी बहुत जगह यूज़ होती हैं, आप घर में आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये ग्रो होती है, ये नेचुरल सोर्स से होती है, ब्लैक सॉइल में होती है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, और ये जो इसका फ्रूट होता है ना, वहाँ से निकलती है। फ्रूट मतलब ऐसे गोल टाइप का होता है, और जैसे मैच्योर होता है ये बर्स्ट हो जाता है और उससे कॉटन निकलती है। हमारे जब हम छोटे थे तब हमारे यहाँ पे होता था, तो मैंने देखा था कि कैसे बर्स्ट होता था, पूरा गुब्बारे की तरह फूलता था। चलिए, ये तो कॉटन का आ गया। फिर आता है आपका जूट फाइबर। जूट फाइबर को लिया गया था जैसे जूट प्लांट से। जूट प्लांट की इसके स्टेम में लिया जाता है, स्टेम ली जाती है उसकी, और ये ग्रो करता है रेनी सीजन में। कहाँ पे बेस्ट ग्रो करता है? ये करता है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, एंड प्लांट हार्वेस्टिंग इन फ्लावरिंग स्टेट। ठीक है, ये तो आ गया जूट फाइबर, जो कि हमारे नेचुरल सोर्सेज में प्लांट सोर्स था। अब आता है एनिमल सोर्स, वूल। वूल जैसे कि गर्मी के लिए यूज़ की जाती है ना, जैसे कि आपको ठंड लगती है तो वूल यूज़ करते हो, कारपेट्स बनानी हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वूल से बनती है। तो वूल ऑब्टेन की जाती है जैसे कि आप सीप को देखते हो, सीप के हेयर्स को कट करके उससे वूल बनाई जाती है। जैसे कि याक वूल तिब्बत एंड लद्दाख में मिलती हैं। अंगोरा वूल, ये है ना, ये चीज़ें जैसे याक, अंगोरा, गॉट और जगह, हर जगह पाई जाती है। बट कुछ कुछ जगह के ना हेयर्स होते हैं इनमें, कुछ जगह के, जैसे कि गॉट जैसे कि हिमाचल में पाई जाती है, तो वहाँ पे शायद जो लोअर एरिया है वहाँ पे वैसी गॉट नहीं पाई जाती जिससे हेयर निकलते हैं। बट कुछ जगह पे ऐसी गॉट पाई जाती है जहाँ पे वूल निकलती है उसकी, जैसे कि अंगोरा वूल अंगोरा गॉट से मिलती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। गॉट हेयर वूल होती है कश्मीर में। एंड कैमल वूल लामा, अल्पा, साउथ अमेरिका में होती है। अब हम कुछ इंडियन ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लाहौल गुड क्वालिटी की होती है, राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुश ब्राउन फ्लीज होते हैं यूपी एंड एचपी में, मतलब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नाली कार्पेट वूल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती हैं। भखरवाल और वुलन सॉल जम्मू एंड कश्मीर में। मारवाड़ी ओर्स वूल गुजरात में।
पटवानी फॉर हॉर्सरी गुजरात में पाई जाती है। इससे वैसे इतना इससे जनरल जैसे एनवायरनमेंट सेक्शन है उसमें क्वेश्चन आता है, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए, प्रोसेस कैसे ऑब्टेन की जाती है बोल। एक किया जाता है सेरिंग, मतलब रिमूव की जाएंगी हेयर्स। स्कॉरिंग, वॉश किया जाएगा और उसके बाद शॉर्टिंग फैक्ट्री में भेजे जाते हैं। अब आता है आपका सिल्क। सिल्क वॉर्म सिल्क से मिलती है, ठीक है, सिल्क वॉर्म से मिलती है सिल्क, तो उसे बोला जाता है सेरीकल्चर। तो ये प्रोसेस आता है लाइफ साइकिल सेरीकल्चर का, जिसमें कि एग देती है पहले एडल्ट, एग के बाद कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर सिक्रीट करता है प्रोटीन जिससे कि सिल्क फाइबर बनता है। तो ये क्वेश्चन जो एक एक पॉइंट बता रही हूँ ना मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फिर उसके बाद बनता है कोकून। कोकून के अंदर होता है प्यूपा जो सॉफ्ट पार्ट होता है, और कवरिंग जो हार्ड कवरिंग होती है वो होती है कोकून से। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। अब आते हैं जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आता है टाइप्स ऑफ ए सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब सिंथेसिस करके बनाई जाती है, लैब में बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट रेयॉन, रेयॉन को ट्रीटमेंट की जाती है जैसे कि सेलुलोज की केमिकल के साथ, वुड पल्प के साथ। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है, क्योंकि इसको जैसे कि आधा केमिकल और आधा जैसे कि नेचुरल सोर्सेज से लाया जाता है। बेडशीट कारपेट बनाए जाते हैं, तो आर्टिफिशियल सिल्क करके इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नायलॉन, नायलॉन प्रिपेयर किया जाता है कोल्ड वाटर एयर से, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं। सॉक्स, रोप, टेंस, टूथब्रशेज और पैराशूट की जो होती है ना लेयर, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जैसे कि आप लोहे की चीज़ लेके ना उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पान मोली जाती है। तो देखो कितना वेट पकड़ के रखती है, और इतनी हाइट से आते हैं। तो नायलॉन के जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। पॉलिएस्टर, व्रिंकल नहीं पड़ते जैसे कि टैरलिन, पीईपी इसका एग्जांपल, बॉटल और भी चीज़ें बनती हैं। एक्रिलिक, ये क्या होता है, इसे सॉल एंड ब्लैंकेट बनाए जाते हैं जो कि लो कॉस्ट के होते हैं, इसलिए वूल के कंपेयर में एक्रिलिक ज़्यादा चलता है, क्योंकि सबको सस्ता चाहिए होता है ना, तो ये चीज़ आती है। अब पॉलिएस्टर जो होते हैं क्लोथ अलग अलग नेम से आते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट। पॉलीकॉट मतलब पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवुड मतलब पॉलिएस्टर प्लस वुड, टेरिकॉट मतलब टैरलिन प्लस कॉटन। तो एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका प्लास्टिक। रिएक्टिव नहीं होते, लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब प्लास्टिक्स होते हैं दो टाइप्स के आते हैं, एक आता है थर्मोप्लास्टिक, एक आता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक, ये हीट किया जाए तो ये डिफॉर्म हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग मतलब सेट हो जाते हैं, एक जगह सेट हो गए तो सेट हो गए, तो सॉफ्टन नहीं होंगे हीट से। अब जो आपका थर्मोप्लास्टिक आता है उसका एग्जांपल होता है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड आता है आपका थर्मोसेटिक का मेलामाइन एंड बेकेलाइट। अब जो मेलामाइन होता है वो जो फायरमैन होते हैं ना उनके क्लोथ में यूज़ किया जाता है, ताकि टॉलरेट कर सकें वो हीट को। अगर उनको बाई चांस जाना पड़ जाए थोड़ा कम आग में या ज़्यादा आग में तो शायद बर्न ही हो जाएंगे, बट अगर थोड़ी आग लगी है, थोड़ा मेंटेन है, तो उस चीज़ को मैनेज कर सकें, टॉलरेट कर पाए, तो वो उससे बने होते हैं। अब देखो अगर आपके घर में नॉन स्टिकी पैन होते हैं ताकि उसमें स्टिक नहीं करती चीज़ें, तो वो बनी होती हैं टैफ्लॉन से। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट जो आता है मटेरियल, मटेरियल आते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब ख़त्म हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, जैसे कि पेपर, वुड, प्लांट्स। वैसे ही आते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मटेरियल डू नॉट डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे कि प्लास्टिक, टिन, अदर मेटल्स एंड कैंस। अब जो भी ये बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस में जो जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती कुछ टाइम बाद, तो क्या किया जाए कि ऐसा ना हो कि बस ये ख़राब नहीं हो रही तो बस बढ़ी जा रही है, नुकसान हो रहा है अर्थ को। तो इसके लिए 4R का यूज़ किया जाता है। 4R मतलब रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। पहले तो कम करो चीज़ों को यूज़ करना जो आपको चाहिए नहीं, तब तो बोलते हैं रूम से बाहर जा रहे हो स्विच ऑफ करो, वो करो। रीयूज़ करो अगर आप उस चीज़ को रीयूज़ कर सको, जैसे कि पेपर को पहले आपने लिखने में यूज़ किया, बाद में पेपर को आप कवर के लिए यूज़ कर लो। रिसाइकल करो, कवर को यूज़ कर लिया, उसको बाद उस पेपर को फिर से रिसाइकल किया जाए और फिर से रिकवर कर जाए। तो ये प्रोसेस आता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेटल्स।
हार्ड होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मैलेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैलेबल मतलब शीट की तरह कन्वर्ट किया जाए, मतलब मार्बल, याद रखना मार्बल बिछा होता है, तो मैलेबल मतलब शीट की तरह। डक्टाइल मतलब डक्ट पतली, वायर। सोरोनस कंडक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, कोई कंसेप्ट ऐसे होता है ना, कोई वर्ड ऐसा होता है कि हम उसका मीनिंग नहीं समझ आ पाते या समझते भी हैं भूल जाता है बार बार, तो उन मीनिंग्स को आप डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िए, देखना बहुत इजी हो जाएगा आपको चीज़ों को समझना। हर चीज़ को ऐसे करोगे ना तो लिंक करना भी सीख जाओगे, चीज़ों को इजी समझना भी सीख जाओगे, तो ये चीज़ बहुत इफेक्टिव होती है। फिर आते हैं नॉन मैटर। सॉफ्ट होते हैं, डल्ड होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। मेटल में आ गया आपके एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अब कुछ एक्सेप्शन, ये तो थे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, बट कुछ एक्सेप्शन हर जगह होती है। तो क्या एक्सेप्शन रह जाएगी? तो यहाँ पे एक्सेप्शन रह जाएगी कि मेटल जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि मरकरी, ठीक है, और मेटल इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर उसको हाथ पे रखा जाए तभी मेल्ट हो जाएगा, तो वो आता है आपका गैलियम एंड सीजियम, मेल्ट कर जाएगा पाम पे। तो एक जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन मेटल बट लस्टर्स होते हैं, आयोडीन। रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्बन जो नॉन मेटल है एग्जिस्ट करता है अलग अलग फॉर्म में, जिसे बोला जाता है एलोट्रॉप्स। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन। डायमंड जिसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इंसुलेटर होते हैं, बहुत शाइनिंग होते हैं। ग्रेफाइट कंडक्टर होते हैं। अब देखो ना, जो पेंसिल, लेड पेंसिल होती है, ब्लैक कलर का होता है ना जो, उसमें ग्रेफाइट होता है। याद कर रखना, क्वेश्चन जो आता है, हमने चैप्टर जब किया था तो हमने ये भी किया था कि लेड पेंसिल में कितना % लेड होता है, तो याद रखना लेड पेंसिल पे ग्रेफाइट होता है, नॉट ए लेड। फिर मेटल जिनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो डेंसिटी होती है, जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इसे कट किया जाता है, नाइफ से कर दिया जाता है, इतने क्या होता है बोल सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। देखिए एक क्लास हमने पीरियोडिक टेबल में की थी, जब हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर किया था, तो पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें इस साइड होते हैं आपके मेटल, इस साइड एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल। तो इस साइड क्या होता है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, तो इस साइड हमने समझ लिया कि एसिडिक नेचर के होते हैं। इस साइड क्या है, बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। फिर कर लिया हमने मेटल एंड मेटल, नॉन मेटल। बीच की बात आती है मेटलॉइड, जो लिंक बनाता है मेटल एंड नॉन मेटल में, जो कि जिससे कि एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, इट्स रिलेटेड टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, साथ में हमने क्वेश्चन भी किए हैं, बट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बारी रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज से हमेशा ही क्वेश्चन आता है। एक हमने क्लास ले ली थी जिसमें हमने ट्रिक्स भी सीखे थे, बट यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। फिर आता है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सबसे पहले जो सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं, ये बहुत फास्ट रिएक्टिव करते हैं, तो इसलिए इनको स्टोर किया जाता है, किसमें किया जाता है, कैरोसिन। ये क्वेश्चन भी बनता है। कैल्शियम लेस रिएक्टिव मेटल होता है, देखो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इस साइड को रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, बट जैसे अल्मीनियम आ गया, जिंक आ गया, आयरन, ये भी क्या करेंगे, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करेंगे और कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं करेंगे, बट स्टीम के साथ करेंगे। अब याद रखना, स्टीम ज़्यादा हॉट होती है कंपेयर टू हॉट वाटर। कैसे? क्योंकि स्टीम तो तब बनती है ना जब वाटर बॉयल होने लग जाता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बन जाता है, तो देखो वो तो हाई होगा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। बट जो नीचे वाले आते हैं आपके लेड के नीचे, वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, हमने एक ट्रिक भी की थी जब हमने इसकी क्लास ली थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट एंड कॉपर बन गया। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। अब जिंक सल्फेट एंड कॉपर का रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट कॉपर का आयरन सल्फेट का रिएक्शन करवाया, जिंक सल्फेट आयरन का करवाया, ये रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कॉपर क्या है, इन सब से लेस है। तो देखिए जिंक जो एग्जिस्ट करता है आपका सीरीज़ में, तो देखिए जिंक यहाँ पे है, ये आयरन है, कॉपर सबसे नीचे है,
तो देखिए जो इसमें बात की गई है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कभी भी इसको रिप्लेस नहीं करेगा, बट मोर रिएक्टिव मेटल इसको रिप्लेस कर देगा। क्यों? देखो एक क्लास में पहले एक स्टूडेंट टॉपर आता था, बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, दूसरे स्टूडेंट से मेहनत की तो वो उसकी प्लेस ले पाया, मतलब वो उससे एक्टिव बना तब ले पाया ना। तो इसमें मैटर क्या था, तो एक एक्टिव है तो वही पार्टिसिपेट करेगा ना चीज़ों में, दूसरा तो पीछे रह गया। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। मोर रिएक्टिव मैटर रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को, बट लेस रिएक्टिव कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा मोर रिएक्टिव को। देखो अगर माना मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का एग्जांपल आ गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा तो एल्यूमिनियम होगा साथ में, तो रिप्लेस नहीं करेगा, बट एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम दिया होगा तो मैग्नीशियम रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस टाइप के इस रिएक्टिविटी सीरीज से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये मैटर है, मैटर एग्जिस्ट कैसे करते हैं अर्थ क्रस्ट पे, ओर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए मैटर हमने किया, अभी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। तो जो कार्बन से ऊपर थे वो मोर रिएक्टिव थे, हाइड्रोजन से ऊपर मॉडरेट रिएक्टिव, एंड जो नीचे आ गए वो है लेस रिएक्टिव। तो इन सब को निकालने के लिए अलग अलग मेथड मतलब ओर के रूप में रहते हैं। ओर मतलब जहाँ पे लार्ज अमाउंट में मेटल पाए जाते हैं। तो मेटल जो हाई रिएक्टिविटी के होंगे उन्हें निकाला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से निकाला और मॉल्टन स्टेट में एंड प्योर मेटल मिल गया। अब जो मीडियम रिएक्टिविटी के आते हैं उन्हें निकाला जाता है दो मेथड से, एक आता है कार्बोनेट और एक आता है सल्फाइड और। कार्बोनेट और को कैल्शिनेशन मेथड से निकाला जाता है, कार्बोनेट याद रखना कैल्शिनेशन लेस एयर। और ये रिसेंट क्वेश्चन आया है, ये जो एक पेज में मैंने इतना समअप कर दिया ना, इसी एक पेज से 2-3 क्वेश्चन आए हैं एक बार। तो ये एक एक पॉइंट में जो यहाँ पे बोल रही हूँ इससे हमेशा ही क्वेश्चंस आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फालतू चीज़ें ऐड की हैं। जब मैंने चैप्टर करवाया था तो मैंने हर चीज़ डिस्कस की थी, बट यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो हायर लेवल की है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए कार्बोनेट हो गया, कैल्शिनेशन मेथड से इसको प्योर किया जाता है एंड फिर बनता है, और ये होती है लेस एयर में। सल्फाइड ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैटर को, तो वो रोस्टिंग प्रोसेस आ गई और इसमें दी जाती है एक्सेस एयर। याद रखना क्वेश्चन आया था सल्फाइड ओर तो रोस्टिंग, एक्सेस एयर पूछा जाए कैल्शिनेशन में यूज़ होती है रोस्टिंग में, तो याद रखना रोस्टिंग में एक्सेस एयर यूज़ होती है। ऑक्साइड ऑफ मेटल फिर रिडक्शन होगी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर मेटल जो लो रिएक्टिविटी होंगे वो सल्फाइड ओर के रूप में रहेंगे, रोस्टिंग होगी मेटल एंड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग होती है, प्योरिफिकेशन की जाती है जब मेटल की। समझ आ गया? अब जब मेटल एंड नॉन मेटल मिलते हैं तो वो क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। और जैसे कि NaCl, MgCl2, CaCl2, CaO एंड और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग से आयनिक कंपाउंड। तो याद रखना पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब देंगे एक दूसरे को तो वो जो रिएक्शन होगा वो बनेगा, तो करके वो आते हैं आयनिक कंपाउंड से। अब कंपाउंड आए, अब कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन तब होंगे, आपको पता कैसे लगेगा केमिकल रिएक्शन हुआ, जब उसकी चेंज होगी स्टेट, कलर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, या इवोल्यूशन हुई गैस की। अब ये अलग अलग मेथड से हो सकता है, जैसे कि डिकम्पोजिशन भी हो सकता है एंड आपका जुड़ भी सकते हैं, कंपोजिशन भी हो सकता है। जैसे कि MgO में डिकम्पोजिशन हुआ और MgO मिलके प्रोडक्ट बन गया, और ये क्या बन गया, प्रोडक्शन होगी। तो जो जो बन रहे हैं, जो मटेरियल चाहिए पहले बनने के लिए वो आता है रिएक्टेंट, और जो बन गया वो आता है प्रोडक्ट, ठीक है। बोलते हैं ना ये इस प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट देखा जाता है, ये नहीं देखा गया कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगी, प्रोडक्ट देखा गया। अब इस सिचुएशन में हमने एक और लॉ पढ़ा था कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब बोला जाएगा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको बैलेंस किया गया अलग अलग मेथड से। तो जो बेस्ट मेथड था वो आता है बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हर चीज़ को बैलेंस किया गया। इसको वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, अलग लेक्चर भी लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने पूरा रूल्स, जब हमने चैप्टर भी किया था तब भी किया था, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्वेश्चन आते हैं इससे। और अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड एंड आपका वाटर, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कैल्शियम जो ऑक्साइड है ये यूज़ होता है सीमेंट का मेन प्रोडक्ट।
ये भी पूछा जाता है मेन प्रोडक्ट सीमेंट का कौन सा यूज़ होता है, तो याद रखना क्विक लाइन। अब देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ये सॉल्युबल नहीं होता, बट इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड डाली गए तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि क्या होगा, सॉल्युबल प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से हर पॉइंट जो मैं बता रही हूँ इट्स मोर 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 इम्पॉर्टेंट। सो आप हो सके तो अगर को एक बार नहीं कुछ टॉपिक रह जाते हैं, आपको नहीं समझाता तो रिपीट आप देख लीजिए वीडियो, बट हर पॉइंट को इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी केमिकल रिएक्शन जो केमिकल कंपाउंड से उसकी अलग आपके लिए क्लास ली गई है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 10 सालों के क्वेश्चंस जो आए हैं केमिकल नेम से लेके, कॉमन नेम से लेके, फॉर्मूला से लेके, वो मैंने वहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो उस क्लास को तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, उस क्लास को तो मिस मत करिएगा पेपर से पहले, क्योंकि एक बार तो 2-3 बार मैंने पेपर जो जनरलाइज किए उनमें 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन वही से रिलेटेड आए हैं। तभी तो मैंने कंसाइज करके यूजेस भी, कॉमन नेम भी, केमिकल नेम भी करके वो ली है। बाकी आपको सम अप एक चार्ट भी मिल जाएगा जिससे आपको समझने में ईजी हो जाएगी। अब देखिए जो रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब एक्सहेल, मतलब बाहर छोड़ रहा है कुछ, रिलीज कर रहा है हीट, जैसे कि रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक जैसे कि हीट चाहिए होती है रिएक्शन में, खाना पकाने के लिए हीट चाहिए होती है ना, तो फिर जैसे कि AgBr सनलाइट चाहिए तो AgNBr2 में कन्वर्ट हो गया, और ये यूज़ होता है फोटोग्राफी में, तो ये भी क्वेश्चन आया है। अब प्रोसेस हो रहा है जो लाइफ में होता है, तो कोई किसी को दे रहा है किसी को ले रहा है, तो ये रिएक्शन होते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उससे रिलेटेड है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ऑक्सीडेशन मतलब याद रखना ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और सारा रिमूव कर दो, उससे अपोजिट रिडक्शन हो गया। तो एक चीज़ याद रखोगे आपको लर्न हो जाएगी। रिएक्शन देते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है ना, H2 है, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, तो ये तो आ गया रिडक्शन। H2 में ऐड हो रही है ऑक्सीजन, तो ये आ गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इसमें एक और टर्म आती है कि जो कैपेबल होता है देने के लिए, जैसे कि CaCuO, ये दे रहा है ऑक्सीजन, तो इसे बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी होती है, वो देता है ऑक्सीजन, जैसे कि आपका एग्जाम्पल आ गया पोटाशियम परमैंगनेट एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसके एग्जाम्पल आ गए। तो इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन को देने की। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तब ये पॉसिबल है जब दोनों एक साथ होते हैं, वरना एक ने दे दिया दूसरे ने नहीं दिया तो बैलेंस सा नहीं बनेगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रही है तो उसे बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला गया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से बताओ किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताओ कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है, रिडक्शन का है। सो आई थिंक आप कर पाओगे। अब फिर आता है कोरोजन। कोरोजन रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब मेटल जब मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऐड रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, मॉइस्चर ऑब्जर्व करेंगे, मतलब ऑक्सीजन इंटेक करेंगे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कई बार। जैसे कि आयरन कांटेक्ट करेगा मॉइस्चर में तो वो रेडिश ब्राउन शेड का हो जाएगा, देखा होगा आपने आगे पीछे, इसलिए उस पर कोडिंग की जाती है ना, जिस कोडिंग प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। आयरन पे जिंक की कोडिंग की जाती है। अब ये भी समझ लो, मोर रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल का भी यहाँ पे कंसेप्ट फॉलो होता है। अब देखो आयरन पे जो कोडिंग हो रही है रेड कलर की, उसे बोला जाता है रस्टिंग ऑफ ए आयरन। फॉर्मूला पूछा जाता है Fe2O3XH2O, तो ये आ गया आपका रस्टिंग ऑफ ए आयरन का फॉर्मूला। फिर आता है आपका, अब यही प्रोसेस कोरोजन का प्रोसेस, देखो आयरन का कोरोजन हो रहा है तो उसे रस्टिंग ऑफ आयरन बोला गया। बट जब सिल्वर कांटेक्ट कर रहा है मॉइस्चर के साथ तो देखा होगा आपने ब्लैक कलर का हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। अब जो कॉपर कांटेक्ट करता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में तो उसमें हो जाती है ग्रीन कोटिंग, जिसे बोला जाता है कॉपर कार्बोनेट। रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट की जाती है गैल्वेनाइजेशन मेथड से, जिसमें कि कोडिंग की जाती है। आप चिप्स खाते हो ना, सभी खाते होंगे, आई थिंक जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी ने कभी ना कभी तो खाया ही होगा, इनफैक्ट कुछ तो रोज़ ही खाते होंगे। तो देखो चिप्स में फूला हुआ देखा है ना आपने, फूला होता है क्यों, उसमें की गैस भरी जाती है ताकि वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ना आए।
तो उसमें नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरी जाती है ताकि वो उसमें ये प्रोसेस ना हो। तो इस प्रोसेस को रेंसिडिटी भी बोलते हैं, ताकि मॉइस्चर की प्रेजेंस में कोई चीज़ ना आए और वो प्रिवेंट हो सके। कंसेप्ट क्लियर? अब देखिए, मेटल एंड एसिड जब मिलते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब हम करने वाले हैं एसिड एंड बेसिस का कंसेप्ट, जो हर पॉइंट यहाँ मैं ये नहीं बोल सकती कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर पॉइंट मैंने इसी तरीके से प्रिपेयर किया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, एसिड एंड बेसिस। एसिड मतलब कि जो टेस्ट के सोर होते हैं एंड H पॉजिटिव आयन देते हैं जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं। लिटमस पेपर की बात की जाए तो लिटमस पेपर चेंज होता है ब्लू टू रेड। एसिड मतलब डेंजरस का सिग्नल। देखो, एसिड अगर स्किन पे पड़ जाए तो स्किन बर्न हो जाती है, रेडिश हो जाती है, तो याद रखना लिटमस भी रेड हो जाएगा। फिर आता है बेस। बेस अपोजिट टू एसिड। बेस बिटर होता है। कंपेरिजन जब करना सीख जाओगे आप तो इम्प्रूव कर लोगे अपने कंसेप्ट को। तो कंपेयर करते हैं हम बेस का, तो बेस देगा OH पॉजिटिव नेगेटिव आयन एंड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। बेस क्या है? शांत। बेस बी से ब्लू, एसिड डेंजरस रेड, याद रखना। एसिड एंड जो बेस मिल गए, देखो हमने एक कॉन्सेप्ट करना था एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड एंड बेस का पढ़ लिया। अब जो दोनों एसिड एंड बेस मिल गए तो क्या बनाते हैं? एक न्यूट्रल रिएक्शन बनाते हैं, और जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7। पीएच वैल्यू के बारे में भी अभी हम करने वाले हैं। अब देखिए, हमने अभी किया था कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या होता है। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट किया, जैसे कि मेटल आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कॉपर ऑक्साइड इज मेटल, HCl एसिड, क्या बन गया? सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड तो हमें समझ आ गया, एसिड है। मेटल के ऑक्साइड का मतलब है कि अगर ये सॉल्ट बना रहा है तो इट्स मीन मेटल ऑक्साइड क्या है? आपके बेस नेचर के। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड क्या? बेसिक नेचर के होते हैं, तब तो सॉल्ट बना। वैसा ही केस आता है नॉन मेटल में। नॉन मेटल, अब ये क्वेश्चन जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक या नन ऑफ दीज। या क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है कि जो नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड है, कौन सा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, पीरियोडिक टेबल अगर किसी के माइंड में होगा तो याद रखना राइट हैंड साइड के नॉन मेटल हैं और लेफ्ट हैंड साइड के मेटल्स हैं। तो सारे क्या होंगे? नॉन मेटल, एसिडिक नेचर के। उसका रिएक्शन करवाया बेस के साथ, ठीक है, तो क्या बन गया? सॉल्ट एंड वाटर। तो यानी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड थे वो किस नेचर के हैं? बेसिक नेचर के। हेंस प्रूफ बोलते हैं ना मैथ में, हेंस प्रूफ। अब एसिड एंड मेटल जब मिल जाए क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो वो पॉप साउंड करती है। वैसे ही अगर बेस का मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मतलब मेटल के साथ चाहे एसिड का रिएक्शन हो चाहे बेस का रिएक्शन हो, क्या निकलेगी आपकी? हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट बनेगा। वैसे ही अगर मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट का रिएक्शन करवाया जाए एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। वैसे ही अब हमने एक और क्वेश्चन किया था, स्लीक लाइम का रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। वही कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सेस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाए तो एक सॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा, बट जब कैल्शियम कार्बोनेट था ये सॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं था। तो क्वेश्चन आता है कि अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाले जाए तो वो सॉल्युबल प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, या अब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाए तो क्या बनेगा? तो याद रखना कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर आता है आपका कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, एक डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब रिएक्शन करवाते हैं हम एसिटिक एसिड का बेकिंग सोडा के साथ। एसिड, बेकिंग सोडा बेस है, क्या प्रोड्यूस होगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड है ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। हाइड्रोजन गैस कैसी साउंड प्रोड्यूस करी थी? पॉप साउंड। और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है? हिसिंग साउंड। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब मेटल ऑक्साइड अगर कोई भी बोथ एसिड एंड बेस
रिएक्ट कराया जाएगा तो इनको बोला जाता है एम्फोटरी। मेटल ऑक्साइड नहीं बोल सकते हो आप, यहाँ पे सिर्फ ऑक्साइड भी बोला जाए जो रिएक्ट करेंगे बोथ एसिड एंड बेस, उसे बोला जाएगा एम्फोटरी। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आ गए। क्लियर हो गया। अब हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड एंड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। फॉर्मिक एसिड आंस्टिंग, अगर मिथेनोइक एसिड होगा तब भी वो आंस्टिंग में होगा। सिट्रिक एसिड सिट्रिक फूड में होगा, जैसे कि ऑक्सैलिक लामन। फिर आता है टर्मेरिक एसिड, टर्मेड मतलब हल्दी। लैक्टिक एसिड कर्ड में, ऑक्सैलिक एसिड स्पेनिश में, एस्कॉर्बिक एसिड अम्ला में, नाइट्रल स्टिंग मेथनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं होता तो आप जैसे कि एसिड इतने नाम है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इनकी ट्रिक्स बना लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जब भी फ़ोन खोलोगे, फ़ोन तो कितनी बार खोलते हो, बस सामने दिख जाएगा, बस याद हो जाएगा, 3-4 दिन में आपको लर्न हो जाएगी ये चीज़ें। तो ये आ गया, समझ आ गया ना। अब बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कि बोला जाता है लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है विंडो क्लीनिंग के लिए। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है सोप बनाने में। अब एक और जो बेस आता है वो आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन के लिए, मतलब एंटी एसिड की तरह यूज़ किया जाता है। एंटी एसिड मतलब एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। ह्यूमन बॉडी में HCl होता है, स्टमक में HCl होता है, तो HCl से ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है यूज़ एंटी एसिड का। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 हर साल, मतलब अब बोलो जीके में बोलो या एक साल छोड़ के, तो हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। इंडाइजेशन के लिए किसका यूज़ किया है, एंटी एसिड कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। आंट बाइट में जैसे कि आंट कट करेगी, जैसे कि चींटी कट करेगी तो क्या होता है, उससे आपको खारिश सी फील होती है क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। अगर जैसे कि कई बार होता है किसी को रैशेस पड़ जाते हैं, ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो अगर उसी टाइम बेस उस पर रगड़ दिया जाए, जैसे कि बेकिंग सोडा रगड़ दिया जाए या कैलेमाइन सॉल्यूशन जिंक कार्बोनेट का, उसे रगड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो वो रैशेस नहीं पड़ेंगे। तो यानी ये यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होता है कि अगर एसिड एंड बेस को मिला दिया जाए तो न्यूट्रल रिएक्शन हो जाता है। तो सेकेंड केस में आता है जब जैसे कि स्टमक है ह्यूमन बीइंग का, तो वहाँ पे HCl कंटिन्यू रिलीज होता है, क्योंकि वो HCl इसलिए रिलीज होता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सके। बट जब एक्सेस में HCl रिलीज हो जाए तो उसको क्योर किया जाता है एंटी एसिड के द्वारा। एंटी एसिड अभी हमने किया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और वैसे ही अगर सॉइल मोर एसिडिक हो जाए, ठीक है, सॉइल अगर जैसे कि प्लांट्स ग्रो करने हैं, बेस्ट कहाँ पे ग्रो करेंगे कैसे पता लगेगा, अगर बाय चांस सॉइल अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो क्या किया जाता है, तो उसमें बेस डाला जाता है, जैसे कि क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डाल के उसको न्यूट्रल रिएक्शन बनाया जाता है। अब देखिए एसिड है, बेस है, ज़रूरी थोड़ी ना हमेशा हेल्पफुल ही है हमारे लिए। कई बार क्या होता है ये हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए। कई बार क्या इससे डेंजरस हो सकते हैं, किसी भी हद तक हो सकते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि एसिड है या बेस, तो हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये एसिड है या बेस है। जैसे कि इंडिकेटर आते हैं नेचुरल, जो नेचर में पाए जाते हैं, लिटमस, रेड कैबेज लीफ, फ्लावर ऑफ ए हाइड्रोजिया प्लांट, टर्मेरिक। सिंथेटिक जो केमिकल क्रिएट किए जाते हैं लैबोरेटरी में, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन। वैसे ही आए आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि जैसे कि ना अगर उसको डाला जाए तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड एंड बेस में, तो वो होते हैं ऑल्फैक्टरी। अब देखेंगे इनका क्या कलर चेंज होता है। देखो ये है लिटमस नेचुरल इंडिकेटर, रेड कलर चेंज होगा, किस में होगा रेड, एसिड में। ब्लू बेस में। रेड कैबेज ये रेड होगी एसिड में, ग्रीन होगी आपके बेस में। फ्लावर ऑफ ए हाइड्रोमिनिया पिंक ब्लू होगा एसिड में, पिंक होगा आपका बेस में। एंड टर्मेरिक नो चेंज होगा एंड रेड में कन्वर्ट हो जाएगा जब बेस रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो हल्दी लग जाए आपके कपड़ों पे, जब आपको साबुन से धोते हो रेड कलर की हो जाती है, तो यानी वो बेस में रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है चाइना रोज। चाइना रोज डार्क पिंक होता है एसिड में एंड ग्रीन हो जाता है आपका, किस में ग्रीन हो जाएगा आपका, बेस में।
वैसे ही आते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोप्थलीन, कलरलेस होंगे एसिड में एंड पिंक होगा बेस में। मिथाइल ऑरेंज, इसका रेड होगा एसिड में, बेस में येलो होगा। तो ये चेक किया जाता है जब आप टाइट्रेशन वगैरह मेथड यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे भी इसलिए न्यूट्रल रिएक्शन को चेक करने के लिए वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है मेथड का। अब अनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब इनकी सेंस चेंज हो जाएगी जब इसको एसिड एंड बेस में डाला जाएगा। देखिए अनियन को एसिड में डाला जाएगा तो कैसे होगी, करेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, बेस में स्मेल ही नहीं होगी। वेनिला एसेंस रेजन स्मेल होगी, नो स्मेल बेस में होगी। क्लोव में रेजन स्मेल होगी एंड ये कलरलेस स्मेललेस हो जाएगा जब इसमें क्या होगा, ऐसी स्मेल होगी, बेस में क्या होगा, स्मेललेस हो जाएगा। तो ये जो चार्ट मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट आता है पीएच स्केल। इससे पता लगता है कितनी पावर है एसिड में एंड हाइड आपके बेस में। कैसे पता लगेगा, देखो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ ए हाइड्रोनियम आयन। अगर ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो मोर एसिडिक होगा, लेस H पॉजिटिव आयन मतलब लेस एसिडिक, मोर OH नेगेटिव आयन मोर बेस, लेस OH नेगेटिव आयन लेस बेस। अब देखिए माना ये आता है आपका पीएच स्केल, तो ये आती है न्यूट्रल वैल्यू 7। इससे पहले क्या हो गया, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है इस साइड को, इट्स मीन मतलब मोर एसिडिक है, और इस साइड OH नेगेटिव आयन की इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन आपका बेसिक करेक्टर है और डिक्रीज H पॉजिटिव आयन। 7 से अबव आपके बेस आगे, 7 से नीचे एसिड आगे। कई बार आ जाता है कि बताओ इस पीएच का ये बेस है या एसिड या न्यूट्रल, तो याद रखना। अब कुछ एसिड एंड बेस का कंसेप्ट आता है डेली लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि ह्यूमन बॉडी वर्क करती है 7 से 7.8, अगर ब्लड की बात की जाए तो 7.4 एग्जैक्ट आता है। वैसे ही एसिड रेन तब होती है जब ऑक्साइड्स नाइट्रोजन जैसे कि सल्फर के मिक्स हो जाते हैं इस वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ, तो एसिड रेन कॉज होती है। और ये क्या होता है, ये नुकसान पहुंचाता है, किसको नुकसान पहुंचाता है, एक्वाटिक लाइफ को, मार्बल्स को, जिससे भी ये कांटेक्ट करता है उन सबको नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो समझ आ गया। अब अगर ह्यूमन बीइंग है, टूथ में अगर पीएच लेवल कम हो गया 5.5 से, तो टूथ खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है टूथ किससे बने होते हैं, टूथ बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, फॉर्मूला CA5PO4 का थ्राइस OH। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके बेस बनाते हैं, GS का पीएच रेंज होता है 7। तो ये आप रिएक्शन देख सकते हो। आप एक और बात समझ लीजिए, जैसे कि एक्वा सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का आता है उसे बोला जाता है ब्राइन, या बोल सकते हो अगर आपका हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड तो वो आता है ब्राइन। आपको पता है जैसे कि वीनस है, ठीक है, प्लैनेट है, उस पर येलो कलर का क्लाउड होता है, वाइट क्लाउड होता है, किसकी वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड के। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक्वारीजिया रॉयल वाटर जिसकी कंपोजिशन होती है HCl HNO3 3:1, मतलब 3 HCl एंड 1 HNO3, रॉयल वाटर क्यों बोला जाता है, इसकी पावर होती है कि ये क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है, किसको, ये अपने अंदर समा लेते हैं, जैसे कि आपका कोई भी कंसेप्ट आता है, जैसे कि कोई भी कंसेप्ट नहीं, ऐसे बोल सकते हो गोल्ड को डिसॉल्व करने की, गोल्ड क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा गोल्ड उतना रॉयल होता है ना, तो गोल्ड को समाने की ताकत होती है इसमें। पहले क्या होता था, लोग ये सॉल्यूशन लेके लोग बोलते थे हम वॉश कर देंगे आपके सोने को, लोग भी दे देते थे और साफ भी होते थे। बट बाद में उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ये आते हैं, हमारा सोना कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो फिर उन्होंने चेक करना स्टार्ट किया, तो देखा गया, बाद में सर्च हुई तो उन्होंने पता लगा कि वो लोग एक्वारीजिया नाम का सॉल्यूशन लाते थे जिसमें डिज़ोल्व करने की पावर होती है सोने को, उससे वो थोड़े से पैसों के मतलब सफाई के चक्कर में थोड़ा सा पैसा तो उनका बस बाहर का मकसद होता है, अंदर से तो वो काफ़ी पैसा कमाते हैं, तो ये मकसद होता है। अब हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनसे कि हमेशा ही क्वेश्चन आता है, जैसे कि आता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, NaCl वाटर CO2 NH3 मिलके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये बन गया। अब ये यूज़ होता है एंटाइसिड में, मतलब इनो का अगर पूछा जाए मेन इंग्रेडिएंट तो वो आता है एंटा एसिड। तो इनो यूज़ किया जाता है जब एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी का मेन कंपोनेंट बेकिंग सोडा।
एंड इसका यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। क्यों किया जाता है? देखो, जब इसको क्या किया जाएगा सॉल्यूशन, मतलब जब इसको छोड़ा जाए, गैस के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? फायर को कम करने में हेल्प करती है। तो इसलिए सिलेंडर में क्या होता है, एक गैस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी भरी जाती है। फिर आता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आता है Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये मेथड किससे प्रिपेयर किया जाता है? सॉल्वेट प्रोसेस से। यानी आप बोल सकते हो सॉल्वेट प्रोसेस का जो साइड प्रोडक्ट आता है वो आता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि हमने अभी किया। इसका यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, बोरेक्स में बनाने में यूज़ किया जाता है, यूज़ क्लीनिंग पर्पस में किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस के लिए रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल। और फिर आता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि ये पेरिस में मिला। ठीक है, तो देखिए, हाफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट किया तो बन गया जिप्सम। तो ये क्वेश्चन आता है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, जो भी आपको करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब पूछा जाता है ब्लीचिंग किसका क्लोराइड है, तो याद रखना ब्लीचिंग होता है कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, क्लोरीन, और बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। कॉटन को ब्लीच करने में हेल्प करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर में। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड आता है वो आता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, CaSO4 वाटर मॉलिक्यूल, जिसे कि बोला जाता है नीला थोथा या ब्लू विट्रॉल। तो इसके 3-4 टाइप से क्वेश्चन से नाम पूछे जाते हैं। नीला थोथा किसे बोला जाता है, ब्लू विट्रॉल कौन सा है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फाइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं। आई थिंक किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, अब करते हैं हम कुछ एलॉयज। एलॉय ऑफ मरकरी जिसे बोला जाता है अमलगम, एलॉय ऑफ ब्रास कॉपर एंड जिंक, एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन। देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ब्रास में ब्रॉन्ज में क्या फ़र्क है, तो यस ना, जिसमें ब्रॉन्ज जेड लगा है उसमें जेड जिंक नहीं होगा। तो एलॉय की हमने एक और क्लास ली हुई है जिसमें कि इंपॉर्टेंट एलॉय जिससे कि आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऐड किए हैं, वो आप देख सकते हो। स्टेनलेस स्टील बनी होती है जैसे कि आयरन, निकल एंड क्रोमियम से। अब सिनेबर ओर जिससे कि हमें कोई मेटल मिलता है वो आता है मरकरी। ठीक है, सिनेबर किसका ओर है, मरकरी का। मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में वो आता है ऑक्सीजन। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो आयरन ऑक्साइड है विद एल्युमिनियम यूज़ किया जाएगा क्रैक्ड मशीन पार्ट को ठीक करने में, रेलवे ट्रैक्स में, और इस रिएक्शन को बोला जाता है थर्माइट रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, थर्माइट रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब हम कुछ मटेरियल के पढ़ेंगे जो कि डेड डिकेइंग चीज़ों से बनते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो सबसे पहले तो हम करेंगे कोक। कोल कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इन जैसे कि बोलते हैं ना एनर्जी इंजन की तरह। ठीक है, रेलवे इंजन में स्टीम के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। कोल के 3 प्रोडक्ट हैं, कोक, कोल तार, कोल गैस। कोक टफ पोरस होता है, ब्लैक कलर का होता है, और इसको यूज़ किया जाता है स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मैनी मेटल्स। और कोल तार ब्लैक होता है, 200 सब्सटेंसेस होते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल होती है, यूज़ किया जाता है ड्रग, ड्राइंग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट्स, रूफिंग मटेरियल एंड नैपथलीन बॉल। नैपथलीन बॉल का यूज़ किया जाता है मॉथ को रिपेल करने के लिए, मतलब जैसे कि घर में इंसेक्ट्स हो जाएं तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। कोल तार का यूज़ रोल जैसे कि रोड बनते थे उनके लिए भी यूज़ किया जाता था, बट नाउ ये रिप्लेस किया जाएगा बिट्यूमिन के साथ, रिप्लेस हो गया है जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। फिर आता है कोल गैस। कोल गैस बनाई जाती है जब कोक की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब ये बेस्ट मेथड है, फ्यूल है आपके इंडस्ट्री में। इसका यूज़ किया जाता था स्ट्रीट लाइट में, लंदन में किया गया, न्यूयॉर्क में 1920 को किया गया, बट अब इसका यूज़ हीट की तरह ज़्यादा किया जाने लगा कंपेयर टू
लाइट। तो ये कंसेप्ट भी आई थिंक क्लियर हो गया। अब प्रोसेस आता है जिससे कि वेजिटेटिव चीज़ों का कन्वर्ट करके कोल एंड पेट्रोलियम जिससे बन गए प्रोडक्ट, उसे बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। ठीक है, बिट्यूमिन के बारे में पढ़ लिया। फिर आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड लिक्विड होता है ना, ये ऑब्टेन किया जाता है जैसे कि सी से बहुत टाइम तक डेड डिकेइंग चीज़ें सी के पास दबी रह जाए तो उससे पेट्रोल बन जाएगा। एग्जाम्पल पेट्रोलियम गैस, इसके प्रोडक्ट जो आगे पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इनमें से कौन सा कोल का प्रोडक्ट है, तो यहाँ से डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इस प्रोसेस में जिसमें कि क्लियर किया जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, उसे बोला जाता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। फिर अब सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाएगा पेट्रोल से, नेचुरल गैस टर्म ऑफ पेट्रोकेमिकल। अब इसका यूज़ किया जाता है बहुत टाइप के पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक को बनाने के लिए। जो पेट्रोलियम से प्रोडक्ट बनेंगे उन्हें पेट्रोकेमिकल बोला जाएगा। यूज टू मैन्युफैक्चर अलग अलग टाइप के आगे। अब देखो नेक्स्ट जो आता है सीएनजी। सीएनजी क्या होता है? एक नेचुरल गैस है जिसका फॉर्म, जो सीएनजी की फुल फॉर्म आती है वो आती है कंप्रेस नेचुरल गैस, लेस पॉल्यूटिंग होती है। ठीक है, और इसका मेन प्रोडक्ट कौन सा है? बायोगैस। एंड सीएनजी का पूछा जाए तो मीथेन मेन आता है इसका कंस्टिट्यूएंट। पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये क्या है? ये एक जैसे एसोसिएशन है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जो कि देखता है कितना कंबंशन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना जैसे कि आप यूज़ कर रहे हो चीज़ों को, तो मतलब बोल सकते हो ना कितना पेट्रोलियम कंजम्पशन हो रहा है, लॉस तो नहीं है, नुकसान कितना हो रहा है, ये सब कुछ चेक करने के लिए। बाकी सीएनजी एंड बायोगैस का मेन कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस ही कर लिया, तो वो मीथेन आता है। कंबंशन होता है जब आपको रिएक्शन करवाए जाते हैं तो बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, वो कंबंशन रिएक्शन हुआ। अब कंबस्टिबल फ्यूल होता है जो सब्सटेंस कंबंशन के लिए यूज़ होता है। फिर एक और टर्म आती है इग्निशन टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कि क्या होता है, सब्सटेंस क्या करता है, कैच करता है फायर, उसे बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर आता है आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, मतलब जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब जो बहुत जल्दी जल जाता है, और अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी इसके एग्जाम्पल है। तो याद रखना इनका क्वेश्चन इंटर रिलेट करके आता है। ठीक है, अब कैलोरिक जो वैल्यू होती है वो बताती है कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, मतलब जो ज़्यादा एनर्जी दे पाएगा कम फ्यूल में तो वो होगा गुड फ्यूल का नाम दिया जाएगा। अब देखेंगे कुछ फ्यूल की वैल्यू और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। जैसे काउ डंग को अगर केजी में अगर इसको देखा जाए तो 6000 एंड 1 केजी बर्न किया जाए तो 6000 टू 8000 ये मतलब इसकी एनर्जी रिलीज होगी, इट्स मोर लेस। अगर वुड को किया जाए तो 17000 टू 20000। ठीक है, किलो जूल पर केजी पर किलो जूल के हिसाब से अगर इसको बर्न किया जाए तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कोल में 25 से लेके 33,000, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल 45,000, मीथेन, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000, बायोगैस 35 से 40,000, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 1,50,000, मतलब हाईएस्ट वैल्यू होगी कैलोरीफिक, मतलब कम बर्न करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो ये बोला जाता है गुड फ्यूल। तो ये क्वेश्चन आता है, बताओ इनमें से कौन सा बेस्ट फ्यूल है, ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। तो हो सकता है हाइड्रोजन दिया जाए, हो सकता है कोई और दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए पेट्रोल दे दिया जाए, सीएनजी दे दिया जाए, एलपीजी दिया जाए, तो एलपीजी का सबसे ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। या पूछ सकते हो लो किसकी है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड है, जिससे क्वेश्चन आता है, जैसे कि फायर चलती है ना, कैंडल का एग्जाम्पल ले लो, तो आउटर जो जोन होती है वो सबसे हॉटेस्ट जोन होती है, मिडल जोन मॉडरेट होती है, इनर जोन सबसे लीस्ट हॉट होती है। देखा होगा ना, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो काम करते हैं तो वो छोटी सी पाइप का यूज़ करते हैं, फूक 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 दे के यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? पागल थोड़ी ना है वो कि जब जल रहा है बस इसके अंदर डाल दो आग में। वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा हॉट होता है और वो जल्दी काम करता है, इसलिए वो यूज़ किया जाता है। अब देखिए फायर को बुझाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, उसमें देखो आग लगने के लिए क्या क्या ज़रूरी है,
एयर चाहिए, ईंधन चाहिए जो आग लगेगा, साथ में आपकी ऑक्सीजन चाहिए। उन सबको कट कर दिया जाए अगर एक भी चीज़ को, तो क्या होगा, फायर कम हो जाएगी। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, फायर नहीं लगेगी। फायर लगाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मैच स्टिक। मैच स्टिक सब्जेक्ट किससे बनी होती है, हेड जो होता है मैच स्टिक का वो बना होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का और पोटाशियम क्लोराइड का, ठीक है, इससे बना होता है। और जो रफ एरिया होता है वो बना होता है रेड फास्फोरस का। पहले क्या होता था, वाइट फास्फोरस का यूज़ किया जाता था, बट वाइट फास्फोरस बहुत डेंजरस होने लग गया, तो क्या किया गया, रेड फास्फोरस का यूज़ किया और रेड फास्फोरस फिर कन्वर्ट हो गया वाइट फास्फोरस। कंसेप्ट क्या, अब देखिए, जैसे कि इन चीज़ों को बर्न करते हैं ना जब, तो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और जिससे कि रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि अस्थमा। अगर ये फ्यूल प्रॉपर ना चले तो सोचो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड रिलीज होती है जो कि क्या करती है, सफोकेशन कॉज करती है, जैसे कि ब्लड में कोगुलेट कर गई है तो सफोकेशन कॉज करती है और जिससे कि क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है। अगर मानना जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है सब में, अगर एयर में ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग काम करेगी। और वैसे ही ऑक्साइड्स जो हैं सल्फर के, नाइट्रोजन के, अगर ये जो कि बर्निंग कोल पेट्रोलियम के बर्निंग से रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, एसिड रेन कॉज करते हैं। हमने किया था ना पीएच वैल्यू 5.6, सो 5.6 से कम होगी तब एसिड रेन होती है। अब हम कुछ कार्बन के कंपाउंड, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। अब ये मेनली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। एलोट्रोपिक फॉर्म डिफरेंट फॉर्म होती है नेचर में, वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एलोट्रॉप्स वो आते हैं कौन कौन से, आगे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। देखो फुलरिन आ गया, डायमंड टेट्राहीड्रल होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट 6 कार्बन होते हैं, हेक्सागोनल होता है, गुड कंडक्टर होता है, सॉफ्ट होता है। फुलरिन फुटबॉल शेप का होता है, इसको जो डिस्कवर किया था वो आर्किटेक्ट थे, जैसे कि बुक मिस्टर फुलर, तो इसीलिए इसका नाम फुलरिन पड़ गया। सो आप यहाँ पे पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि कैसा है। अब देखिए, कार्बन के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो जिसे बोला जाता है कैटानेशन। अब लार्ज नंबर ऑफ ए कंपाउंड जैसे लॉन्ग चेन, रिंग चेन, साइक्लिक कंपाउंड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तरीके के बॉन्ड बनाता है आपके कार्बन। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। दो टाइप्स के आगे, एक आता है सैचुरेटेड, एक आता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड कंटेन होता है, जैसे कि इथेन, प्रोपेन, क्लीन फ्यूल होगा, क्लीन फ्लेम देगा। फिर आता है अनसैचुरेटेड, इसमें कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड को बोला जाएगा इथीन एंड ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को बोला गया इथाइन। क्या बोला गया, इथाइन। ये तो समझ आ गया। अब जैसे कि पहले क्या था, मिथ था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे इनको लैब में क्रिएट नहीं किया जाता था, बट बाद में डिस्कवरी हुई तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वॉलर, उन्होंने यूरिया को बनाया NH2CO NH3, किससे बनाया, अमोनियम साइनाइड से। इन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि हाँ ये चीज़ें बनती हैं, लैबोरेटरी में बनाना इजी है। और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा गया और रिसर्च चलती रही और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लग गए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका आइसोमर, जिसमें बोला जाता है सेम फॉर्मूला होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे कि ब्यूटेन, जैसे को पहले लीनियर चेन है या ब्रांच चेन में बन सकता है, ऐसे तरीके के बहुत सारे कंपाउंड्स को ले लिया जाएगा और बोला जाएगा देखो किस किस वे से लिख सकते हैं, लिखने का स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फॉर्मूला सेम। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हेटेरो एटम होंगे जिसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी कंपाउंड्स की, उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा लगी होगी जिससे कि उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि हेलोजन फैमिली लग गई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लग गया, तो उससे बोला जाएगा हेलो। एल्कोहल मतलब OH लग गया, एल्डिहाइड CHO लगेगा, कीटोन C डबल बॉन्ड O,
कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को लग जाएंगे जिससे कि प्रॉपर्टी वेरी करेगी। अब होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है सेम फंक्शनल ग्रुप है बट वेरी किससे करता है, सिर्फ एक चीज़ से वेरी करता है। किससे? जैसे कि ये हैं आपके प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये वेरी करता है CH2 वेरी कर रहा है, एक एक बढ़ रहा है हर केस में। जो पहले 3 था, 4 था, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, बाकी फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो इस तरीके से कि कौन सा होमोलोगस सीरीज है, इस तरीके से थोड़ा और जैसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैं करवा रही हूँ। अब इंक्रीज करता है जैसे कि पहले 3 था कार्बन, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इंक्रीज कर रहा है मॉलिक्यूलर मास, तो इंक्रीज करेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा इंक्रीज? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब नाम दिए जाते हैं इन्हें प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स मतलब फेज बिफोर एंड सुफिक्स फेज आफ्टर। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप अगर आइदर प्रीफिक्स भी होते हैं, सुफिक्स भी होते हैं। रूल्स इसके बहुत लॉन्ग है, अगर आपको इसके रूल्स अलग से करने हैं तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि रूल की ही एक बहुत लंबी क्लास हो सकती है। बस यहाँ पे जस्ट जो 10th लेवल का है वही डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर ग्रुप में सुफिक्स लगाना है, रिमूव किया जाएगा ई को, जैसे प्रोपेन है इससे ई रिमूव हो जाएगा अगर इसमें ओन लग गया, तो देखो क्या बन गया? प्रोपेनोन। अगर सिंगल बॉन्ड आ गया तो एल्केन आ गया, फॉर्मूला CnH2n + N 2, N का मतलब 1 2 3 4 समथिंग, डबल बॉन्ड अगर लग गया तो एल्कीन आ गया CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन जिसे बोला जाएगा CnH2n - 2। ठीक है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन आता है एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिससे कि सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वेस्टिबुअल था, कन्वर्ट हो गया किसमें? सैचुरेटेड। हाइड्रोजनेशन हुई एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन एनिमल फैट। ठीक है, और जो ये आता है ना सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो डाइजेस्टेड नहीं होते इसीलिए। अब रिएक्शन आता है जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है वन फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस बाय द अनदर फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि CH4 था, Cl के साथ रिएक्शन हुआ तो CH3Cl बन गया एंड HCl निकल गया, एक H से Cl रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। जो लोग ड्रिंक करते हैं ना वो जो इथेनॉल का यूज़ करते हैं मैंने, अब बोल तो सकते हो ओल ही तो है, मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, पेंटेनॉल हो, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए इथेनॉल है बेस्ट माना जाता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि अगर मिथेनॉल होगा वो लीवर में बाउंड हो जाएगा, स्टक कर जाएगा और जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए इथेनॉल क्या है, डाइजेशन इसकी ईजी है। अगर वैसे ही अल्कोहल का अगर स्मॉल अमाउंट में डाला जाए, कुछ चीज़ें इसमें डाली जाएँ तो इनको यूज़ किया जाता है अलग अलग मेथड से। जैसे कि अल्कोहल में यूज़ मेडिसिन के लिए किया जाएगा, जब टिंचर ऑफ आयोडीन डाल दिया, कफ सिरप के लिए यूज़ किया जाता है एंड मैनी टॉक्सिक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब सोडियम का जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया जाए तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। वैसे ही अगर इथेनॉल का रिएक्ट किया जाए हॉट कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ तो बन जाएगा आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड वाटर मॉलिक्यूल। वैसे ही अभी हमने इथेनॉल की प्रॉपर्टी की, फिर आता है इथेनोइक एसिड जिसे कि हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, CH3COOH फॉर्मूला है। अब ये कार्बोक्सिलिक है, COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है? 290 डिग्री केल्विन। ठीक है, डिग्री नहीं सेल्सियस आता है डिग्री का, ऐसे केल्विन। फ्रीजिंग होगा ड्यूरिंग विंटर कॉल्ड ए ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब अगर ये 5 to 8% एसिटिक एसिड वाटर में डाला जाए, ठीक है, याद रखना वाटर में डाला जाए तो उसे बोला जाता है विनेगर। क्या बोला जाएगा? विनेगर। अब देखिए इथेनॉल का एसिड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन किया जाए तो बनेगा एस्टर। एस्टर जो होता है वो होता है स्वीट स्मेलिंग, जैसे कि परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है एस्टर की वजह से। ठीक है, अब इस एस्टर का यूज़ किया जाता है साबुन बनाने के लिए और जो प्रोसेस आता है सैपोनिफिकेशन। तो देखिए ये एस्टर क्या बन गया? इथेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया तो बन गया सोडियम इथेनॉइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बन गया आपका सोप। अब सोप वर्क कैसे करता है? जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो आप,
देखिए, सोप के एक काइंड होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोफोबिक। जो वाटर हेटिंग आ गया, फोबिया, फोबिया मतलब डर, हाइड्रोफिलिक मतलब लव की फीलिंग, तो वाटर लविंग आ गया। एंड आपका जैसे कि जो लॉन्ग चेन आ गई, जैसे CH2 लॉन्ग चेन जो बनती है, वाटर हेटिंग आए। वर्क कैसे करती है देखते हैं। जैसे कि ये कपड़ा है, इस पर डर्ट है, यहाँ पे रगड़ा हमने साबुन, साबुन के दो एंड थे। जो ऊपर वाला एंड इसमें आ गया हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, दूसरा आ गया हाइड्रोफोबिक। जो वाटर हेटिंग था वो डर्ट के साथ अटैक हो गया, डर्ट के साथ अटैक होने के बाद वो डर्ट को बाद में निकाल दिया और ये बन गया आपकी मिसल। अब सोप में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हुए तो वो क्या कॉज करते हैं, वो हार्डनेस कॉज करते हैं वाटर की। अब जो डिटर्जेंट यूज़ होते हैं जनरली अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, डिटर्जेंट बैटर होते हैं सोप से, ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं बनते। तो याद रखना डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है जैसे कि हार्डनेस रिमूव करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि सोप की हार्डनेस किसकी वजह से, तो याद रखना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, ठीक है। फिर समझ आ गया। अब करते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस कॉल्ड ए मैटर। मैटर अलग अलग स्टेट में होता है, तो सॉलिड लिक्विड गैसेस प्लाज्मा फोर्स आइंस्टाइन। अब देखिए ये जो तीन स्टेजेस हैं सॉलिड लिक्विड गैस, ये कॉमनली पाई जाती हैं और ये क्या है, इंटर कन्वर्टिबल हैं, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि ये है सॉलिड, ये है लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है किसकी वजह से, फ्यूजन की वजह से। लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होता है सॉलिडिफिकेशन की वजह से। अब लिक्विड टू गैसियस कन्वर्ट होता है वेपोराइजेशन की वजह से। गैसियस टू लिक्विड कन्वर्ट होता है कंडेंसेशन। और फिर सॉलिड टू गैसियस कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन, डायरेक्ट टू सॉलिड टू गैसियस। वैसे ही गैसियस टू सॉलिड कन्वर्ट हो गया, वो आता है डिपोजिशन। तो देखिए इतने से चार्ट में कितने क्वेश्चन आ गए, 6 तो ये ही चीज़ें आ गई और ये भी समझ आ गया सातवीं कि ये इंटर कन्वर्टिबल है। और ये कैसे होगा, जब इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे प्रेशर को मैटर में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्टेट चेंज होगी। अब ये स्टेज हमने सॉलिड को पता है डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैसियस का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वह शेप नहीं होती। गैसियस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है। तो गैसियस जो आती हैं वो मोर कंप्रेसिबल आती हैं। तो देखिए गैसियस क्या आ गया आपके पास, मोर कंप्रेसिबल, फिर लिक्विड एंड फिर सॉलिड। मतलब गैसेस को कंप्रेस करोगे तो बहुत बॉक्स में डालोगे तो पूरा ही एरिया ले लेते हैं। तो गैसेस मोर कंप्रेसिबल, फिर लिक्विड एंड गैसियस सॉलिड, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ये कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे करेगी, अगर इंक्रीज करा दिया जाए टेम्परेचर को तो इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग स्टेट किसी भी चीज़ की। अब मेल्टिंग पॉइंट आइस का मतलब आइस मेल्ट होने लगेगी, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं कितने पे, 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस पे। वही वाटर बॉईल होगा, मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसेस में किस टेम्परेचर पे, 373 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, गैस को किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड में, तो उसे नाम दे दिया ड्राई आइस। समझ आ गए। अब फोर्थ जो स्टेट थी वो आती थी प्लाज्मा। जो स्टेट बोला जाएगा उसको आयनाइज गैस। ठीक है, आयनाइज गैस होती है सन में जो प्रेजेंट होती है, फ्लोरेसेंस ट्यूब में प्रेजेंट होती है, नियॉन बल्ब में प्रेजेंट होती है। कौन सी स्टेज होती है, प्लाज्मा। तो ये भी क्वेश्चन आता है। अब मिक्सचर आते हैं दो टाइप के, एक आता है होमोजीनियस, एक आता है हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम थ्रू आउट, हिट्रोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। होमोजीनियस का मतलब अगर आप शुगर को पानी में डाल रहे हो सेम थ्रू आउट। हिट्रोजीनियस मतलब आप मिट्टी को पानी में डाल रहे हो, मिट्टी कभी घुलेगी प्रॉपर्ली, नहीं घुलेगी, तो वो आता है हिट्रोजीनियस का एग्जाम्पल। अब देखिए एक और कंसेप्ट को समझिए आप, सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट मतलब छोटा वर्ड है तो स्मॉल अमाउंट, सॉल्वेंट बड़ा वर्ड है तो लार्ज अमाउंट। अब हम तीन टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे सॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे कि सॉल्यूशन आ गया आपका
सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि साइज पार्टिकल होता है 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। स्कैटरिंग नहीं करेगी लाइट की, सेपरेशन नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन मेथड से, ठीक है। फिर आता है सस्पेंशन, हिट्रोजीनियस पार्टिकल के साइज को आप देख सकते हो, स्कैटर करेगा बीम ऑफ लाइट। एंड फिर आता है कोलाइडो सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन आते हैं हिट्रोजीनियस, स्मॉल साइज के होते हैं, स्कैटरिंग करेंगे लाइट, मतलब अगर जैसे कि इसमें लाइट को पास किया जाए सॉल्यूशन से तो लाइट का पाथ विजिबल होगा, जिसे कि एक्सपेरिमेंट से शो किया गया था, वो बोला गया था टेंडल इफेक्ट। अब कोलाइड को जैसे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंसेप्ट में इसको अलग वे से डिफाइन किया है। इसको डिफाइन किया है एक कोलाइड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। मीडियम मतलब जैसे कि हिंदी रखना है, इंग्लिश रखना है। अब हिंदी इंग्लिश में क्या क्या हर सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश होगा तो वो देखा जाएगा। डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब लार्ज अमाउंट, डिस्पर्स फेज मतलब स्मॉल अमाउंट। देखो, अगर लिक्विड गैस में है तो क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा फॉग, क्लाउड, मिस्ट। सॉलिड अगर गैस में है तो इसको एरोसोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल। याद रखना, स्मोक मतलब सॉलिड इन गैस और फॉग मतलब लिक्विड इन गैस। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब गैस लिक्विड में है तो क्या होगा, फोम, सेविंग क्रीम। लिक्विड में है, एमल्सन, मिल्क, फेस क्रीम। सॉलिड अगर लिक्विड में है तो सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे कि मड। गैस अगर लिक्विड सॉलिड में है तो फोम बन जाएगी, रबर, स्पॉन्ज। लिक्विड अगर सॉलिड में है तो जेल बन जाएगा, जेली खाई है ना सबने, तो जेल बन जाएगा। सॉलिड अगर सॉलिड में है तो क्या बन जाएगा आपका, जैम स्टोन, मिल्क, ग्लास। तो यहाँ पे आपको मेनली दो जो हैं उनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, फॉग एंड स्मोक। तो ये चीज़ आपने माइंड में अपने बिठा के रखनी है, भूलना मत। फॉग मतलब लिक्विड इन गैस, स्मोक मतलब स्मोकिंग करते हैं ना लोग, स्मोक करते हैं तो धुआं छोड़ते हैं, धुएं में सॉलिड पार्टिकल भी होते हैं, तो इस तरीके से याद रखना। अब हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे कि चीज़ों को फिल्ट्रेट मतलब सेपरेट किया जाता है। कभी किसने बटर खाया है? बटर किस मेथड से होता है? वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। अब कलर्ड को सेपरेट किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से। अब दो लिक्विड होंगे, इक्वली मिक्सचर होंगे, उन्हें अलग किया जाता है डिस्टिलेशन मेथड से। बट अगर दो लिक्विड होंगे जिनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन से होगा तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग किया जाता है। अब प्योरेस्ट फॉर्म जो सॉलिड है कि पाई जाती है वो पाई जाती है क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। ये पॉइंट भी आपके माइंड में होना चाहिए। अब ये तो समझ आ गया, मैटर 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 मैटर। फिर आती है टर्म कि एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट बाउल ने सबसे पहले एक टर्म दी थी एलिमेंट्स की, बट फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिफाइन हुई थी एलिमेंट की टर्म, वो की थी एंटोन लेवोसियर ने 1743 से 94 तक ये थे, इन्होंने ये काम किया था। फिर आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। फिर इसमें बात की थी लेवोसियर, जोसेफ एल प्रॉस्ट ने दिए थे ये लॉस। तो इसमें बोला अलग अलग लॉस थे, जैसे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास मतलब एक समान कभी एक चीज़ कभी भी प्रॉपरली ख़त्म नहीं होगी, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होगी बट ख़त्म कभी नहीं होगी। वही चीज़ सेकेंड आती है आपकी कि दो चीज़ों को अगर मिक्स किया जाए तो अगर आपको सेम प्रोडक्ट चाहिए, वो जैसे कि थर्ड चीज़ रखी, एक चीज़ रखी हुई है, आपको पता है ये दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है, पर अगर आपको सेम चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा ये 10 ml था, ये 90 ml था, अगर आपने अलग अलग प्रोपोर्शन ले लिया तो कुछ और बन जाएगा। तो ये आता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। अब ये चीज़ें स्मॉल स्केल पे थी, स्मॉल स्केल पे वर्क करती हैं, जैसे कि एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी चीज़ का, जिसकी बात की थी आपके एटॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट दिया था, किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, एक पूरी सीरीज बनी है केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, तो वहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में आ जाएगा। फिर आता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट आता है 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12।
अब ये चीज़ क्या है, जैसे कि किसी भी चीज़ का मास मेज़र करना हो तो वैसे ही किसी एटम का मास मेज़र करना हो तो 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 लेंगे। अब ये क्यों लेंगे? पहले क्या था, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं लिया गया था, तो उस टाइम कन्फ्यूज़न थी कि क्या चीज़ की जाए, क्या चीज़ की जाए, क्या चीज़ की जाए। तो पहले हाइड्रोजन का लिया, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कभी स्टेबल नहीं थी। फिर कार्बन का लिया, कार्बन से की स्टेबिलिटी है इसकी प्रॉपर्टी, तो करके कार्बन का लिया गया। ठीक है, आइसोटोप्स है। क्लियर हो गया? तो इससे मेज़र किया गया कि कितनी वैल्यू है किस चीज़ की एंड कितनी है। तो जब बैलेंस होता ना कि इतना अमाउंट होगा, जैसे कि 1 केजी का बट्टा रखा जाता है कि 1 केजी ही होगा, तो वही 1/12 मास ऑफ ए कार्बन वो चीज़ मेज़र की 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब किसी भी चीज़ में कितने नंबर ऑफ एटम मेज़र हैं वो आती है उसकी एटॉमिसिटी। जैसे कि सल्फर की आती है 8, फॉस्फोरस की आती है 4, ऑक्सीजन की आ गई है 2। ठीक है, इस टाइप की होती है। अब अगर किसी में सिंगल एग्जिस्ट करता है जैसे कि ऑर्गन, नियॉन, नोबल गैसेस होगी तो मोनोएटॉमिक आ गए। जो दो एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डायटॉमिक। जो जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर 4 या 8 के रूप में रहते हैं, ये आते हैं आपके पॉलीएटॉमिक। अब एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट तो समझ आ गया। फिर आता है आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट दिया था विल्टमैन ओसवाल्ड ने 1896 में। 1 मोल होता है 6.032 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब एक मोल में इतने पार्टिकल होंगे। जैसे कि वेट करते हैं ना, मैंने एटॉमिक मास का मतलब वहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया था कि किसी भी चीज़ का वेट करते हैं तो रखा जाता है कि इसके इतने इक्वल होगा तो दूसरा होगा। तो वैसे ही 1 मोल में क्या आ जाएंगे, 6.022 10⁻23 पार्टिकल आ जाएगी किसी चीज़ के। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फॉर्मूले जो रहते हैं। अगर आपको मोल के टर्म में मास निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ ए मोल्स इन टर्म ऑफ ए मास निकालना है, तो अब गिवन मास कितना दिया जाएगा, केजी 1 2 3 कितना भी केजी दिया जाएगा और दिया जाएगा उसका मोलर मास। तो आप निकाल सकते हो किसी भी किस नंबर ऑफ ए मोल्स। अगर नंबर ऑफ ए मोल्स इन टर्म ऑफ ए पार्टिकल पूछा जाएगा तो हम लेंगे एवोगैड्रो नंबर जो की वैल्यू है 6.022 10⁻23 एन अपॉन एन नॉट। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट है एटम, स्मॉल एटम, तो इसकी जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके बाद जैसे कि रिसर्च हुई तो पता लगाया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बट एटम के अंदर भी और चीज़ें होती हैं। देखिए, इतना छोटा एलिमेंट है, एटम है, उसके अंदर जो दिखता भी नहीं है उसके अंदर भी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर भी जैसे कि एटम है, उसके अंदर भी क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी आपकी जे थॉमसन ने, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से की थी। ई गोल्डस्टीन ने किया था कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियस अल्फा रे एक्सपेरिमेंट था, रुदरफोर्ड का था। पूरा हम डिटेल में नहीं कर रहे, जब चैप्टर किया था तो हमने कर लिया हुआ है। यहाँ पे जस्ट अपने नाम याद रखने हैं क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन आ रहा है। अगर प्रोटॉन की डिस्कवरी आएगी तो रुदरफोर्ड आएगा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी आएगी तो रुदरफोर्ड आ जाएगा। वैसे ही शेल किसमें कितने हैं, जैसे कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कंसेप्ट दिया था नील बोहर मॉडल ने। इसके बारे में हमने देंगे, आगे पढ़ेंगे कि नील बोहर ने क्या कंसेप्ट बोला था। ठीक है, न्यूट्रॉन जैसे कि एक जो एटम था उसमें क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आपका इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी जे चैडविक ने 1932 में। ठीक है, अब एक और टर्म को आप अच्छे से समझिए। जैसे कि ये एलिमेंट है, नीचे जो है वो आता है एटॉमिक नंबर, ऊपर है वो मास नंबर। जो नीचे जो टर्म आती है Z, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है जो कि न्यूक्लियर, जैसे कि ये शेल है, शेल का जो सेंटर है वहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। सो करेक्ट। फिर आता है मास नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ ए प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन। आपको पता है नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऐसे करके आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जैसे कि आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर फॉर डिफरेंट मास नंबर, मतलब नीचे वाली वैल्यू सेम है, ऊपर वाली डिफरेंट है। एग्जाम्पल जैसे कि
प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये हाइड्रोजन के हैं। देखो नीचे वाला 1 1 1 है, ऊपर क्या है 1 2 3, मतलब मास नंबर वेरी करता है। वैसे कार्बन 2 कार्बन, जैसे नीचे 6 6 है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर 12 एंड 14 है। वैसे क्लोरीन 17 17 नीचे है, ऊपर क्या आ गया 35 एंड 37। अब इसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती है, डिफरेंट। अब देखिए आइसोटोप्स के कुछ हम यूजेस पढ़ेंगे, जैसे कि यूरेनियम का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, क्वेश्चन बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है। आयोडीन का यूज़ किया जाता है गोइटर में। एक क्लास मैंने ऑलरेडी अलग से ली है आपकी आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स की, वो ज़रूर देखिएगा, उसमें साथ में मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं। बहुत छोटी सी क्लास है, ज़्यादा देर की नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका आइसोबार, इसमें कि मास नंबर सेम है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू सेम है बट एटॉमिक नंबर वेरी है, जैसे कि सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो इसमें ऊपर क्या है, मास नंबर सबका क्या है 40, नीचे क्या है 16 17 18 19 20, तो ये वेरी करता है। फिर आता है आइसोटोन्स, आइसोटोन में सब कुछ डिफरेंट है, बस नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन सेम है। देखिए क्लोरीन है एंड आपका आपका हो गया पोटाशियम, तो इसमें न्यूट्रॉन नंबर 20 है और सारा वेरी करता है। वैसे ही कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें न्यूट्रॉन नंबर सेम है और सारा वेरी करता है। तो ये आ गया आइसोटोन्स। अब एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, रॉबर्ट बॉयल ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी, बट एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट थी वो आती है आपकी पीरियोडिक टेबल में, बेस्ड अपॉन एटॉम, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करती है उसके बेसिस पे। अब देखो कोई भी चीज़ चलती है ना, वो एकदम तो नहीं चलती, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होती है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में भी डेवलपमेंट हुई, फिर रिसर्च हुई, फिर चीज़ें आई। जैसे कि सबसे पहले जो बात आई थी वो आती ट्रेड की, मतलब जिसे बोला था डॉपलर ट्रेड ने, जिससे कि जिस 3 एलिमेंट हैं तो बीच वाले की जो प्रॉपर्टी होगी वो दोनों की सम अप होगी, मतलब दोनों का जो निकाला जाएगा उसका हाफ क्या आ जाएगा बीच वाला। वैसे कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, वैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये था डॉपलर ट्रेड। फिर आता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड ने दिया था। इन्होंने बोला था कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट वन में, बट इनका जो फेलियर ये रहा कि इसका सिर्फ कैल्शियम तक था और उस टाइम सिर्फ 56 एलिमेंट थे, और इन्होंने बोला था कि नो मोर एलिमेंट इज डिस्कवर इन ए फ्यूचर, इसलिए इनका ये फेल हो गया। अब इन्होंने 2 एलिमेंट को एक जगह दे दी, जैसे कोबाल्ट एंड निकल को दे दी, सीजियम एंड लैंथेनम एक जगह दे दी, तो ये इनका ड्रॉबैक रहा। फिर नए साइंटिस्ट आए, डिस्कवरी होती रही, बढ़ती रही। जो पीरियोडिक टेबल का था ना, एक मैंने पूरा एक क्लास ली है जिसमें पूरी रिएक्टिविटी सब कुछ कराया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हो उसको। आपको केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और वहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी। फिर आते हैं साइंटिस्ट मैंडलीव। मैंडलीव ने डिस्कवरी की थी कि उन्होंने एटॉमिक वेट लेके की थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में, तो वो पीरियोडिक टेबल था। देखिए पीरियोडिक टेबल ये आता है मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल, और ये देख लिया ना आपने पीरियोडिक टेबल, तो इन्होंने एटॉमिक वेट लेके की। उसी टाइम एक और साइंटिस्ट थे आपके लॉर्ड मेयो, उन्होंने भी रिसर्च की थी, बट उन्होंने कुछ कम करैक्टर लेके डिस्कवरी की थी जिसकी वजह से उनका ये चीज़ वैलिड नहीं मानी गई थी। अब एडवांटेज क्या रहे मैंडलीव के, इन्होंने करेक्ट एटॉमिक मास बताया, मोर सिस्टमेटिक थे, एंड इन्होंने उन एलिमेंट्स के बारे में भी बता दिया था कि फ्यूचर में ऐसा होगा, मतलब भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजर बन गए थे ये पीरियोडिक टेबल के। जैसे कि एल्यूमिनियम के बाद इन्होंने बोला था एक और एलिमेंट आएगा और उसकी प्रॉपर्टी बता दी थी, बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम जिसकी क्या सेम प्रॉपर्टी थी। और वैसे ही सिलिकॉन के बाद इन्होंने एक और नाम दे दिया ईका सिलिकॉन, क्योंकि फ्यूचर में एक और एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, जिसको ना बाद में डिस्कवर हुआ जर्मेनियम। बट पॉजिटिव बातें होती हैं तो नेगेटिव बातें भी आ जाती हैं, कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं। पोजीशन ऑफ ए हाइड्रोजन नहीं बताई इन्होंने, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को एक जगह दे दी, एंड अनलाइक एलिमेंट को सेम जगह दे दिया, मेटल एंड नॉन मेटल को कुछ को सेम ग्रुप में रख दिया, एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं डिफाइन की। कुछ का इन्होंने एटॉमिक मास, कुछ का ज़्यादा था उनको पीछे ले लिया, कुछ का कम था उनको बाद में ले लिया। जैसे कि ऑर्गन का आता है 39.9 एंड पोटाशियम का आ गया 39.1, बट
ऑर्गन पीछे आ गया, पोटाशियम बाद में आया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए था, ऑर्गन बाद में, पोटाशियम बाद पहले, तो ये तो अपोजिट हो गया। वैसे ही कोबाल्ट एंड निकल के केस में हुआ, वैसे ही टैरिलियम एंड आयोडीन के केस में हुआ। तो ये इसका ड्रॉबैक रहा। अब जब ड्रॉबैक रहते हैं तो नई डिस्कवरी होती है, तो नए साइंटिस्ट जो आए वो थे आपके हेनरी मॉसले। उन्होंने एटॉमिक मास का कंसेप्ट नहीं लिया, उन्होंने लिया एटॉमिक नंबर का। अब देखो मेंडलीव का एक और बता दूं, उस टाइम क्या थे, उस टाइम क्या इतने उन्होंने जो डिफाइन किया था पीरियोडिक टेबल, वो था उस टाइम का, उन्होंने 8 ग्रुप आगे और 7 पीरियड को डिफाइन किया था। हेनरी मॉसले ने बताया 18 वर्टिकल रो जिन्हें ग्रुप का नाम दे दिया एंड 7 हॉरिजेंटल जिन्हें की पीरियड का नाम दिया। ठीक है, अब इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया। ठीक है, ये आता है हेनरी का जो आपका पीरियोडिक टेबल। इसमें 18 ये आ गया आपके ग्रुप्स और ये आ गया 7 पीरियड्स। इस साइड आते हैं आपके मेटल, इस साइड आते हैं नॉन मेटल। फर्स्ट 2 ग्रुप एस ब्लॉक, ये 3 से लेके 12, डी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक आपके आते हैं कौन से आगे, आपके पी ब्लॉक, एंड जो लास्ट के जो 2 रह जाते हैं वो आते हैं आपके एफ ब्लॉक में। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी। अब इन्होंने अब उसके बाद किस बेसिस पे ग्रुप में क्या था, ग्रुप डिफाइन किया कि ग्रुप में क्या हो रहा है, शेल इंक्रीज कर रहा है, और पीरियड में क्या होता है, एक ही शेल होगा उसमें ही इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। वो रूल आपको बताया था ना, बोहर ने दिया था, वो रूल था 2n² रूल। जैसे कि शेल आ गया, पहले एक के शेल फिर एल शेल, ठीक है, पहले जैसे कि के शेल आ गया, एल शेल, एम शेल, तो यहाँ पे रूल अप्लाई होगा 2n²। के का मतलब 1, एल का मतलब 2 एंड एम का मतलब 3। ठीक है, तो वैसे ही देखो 2 आ गया, फर्स्ट में 8 2 एलिमेंट, फिर एल का 8 एलिमेंट एंड थर्ड का 18। बट याद रखना एक जो शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो नया शेल ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की बोहर ने। अब किसी भी चीज़ की रिएक्टिविटी किसके बेसिस पे होगी, कि उसमें स्पेस कितना है। देखो एक बॉक्स में सामान कितना आएगा, किसके बेसिस पे आता है, बेस अपॉन द कि उसमें स्पेस कितना है। ठीक है, तो बैलेंसी वही डिफाइन करती है। क्लियर हो गया। अब कुछ ट्रेंड कर लेंगे हम, बेसिक सा, वैसे तो ट्रेंड की अलग क्लास ली है बट यहाँ पे भी समझ लेंगे। जब आप इस साइड को जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। कैसे, एक शेल है, इसी पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, कमरा टाइट हो रहा है ना, जगह 3 आगे उसमें ऐड हो रहा है, टाइट हो रही है जगह, पर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो 1 शेल 2 शेल फिर 3 शेल, स्पेस बढ़ रहा है ना, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इंक्रीज कर रही है। एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस सेंटर से कितना है आउटर मोस्ट, और बड़ा साइज है तो इजीली टूट जाएगा, तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड टेंडेंसी हो जाएगी लेस लूज करने की, तो वो आ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आता है। बीच के जो येलो वाली लाइन दिख रही है ना, ये आता है आपका मेटलॉइड, मतलब ये मेटल भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल भी। इस साइड के आते हैं आपके मेटल, इस साइड के आते हैं नॉन मेटल। ठीक है, बीच के आगे आपके मेटलॉइड। तो ये तो कंसेप्ट था आपका 10th तक का कंप्लीट। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको चैप्टर में समझाया गया है, ये सिर्फ रिवीजन क्लास थी। तो यहाँ पे देखो बहुत कम टाइम में हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर लिया। तो अगर आपको एक बार नहीं कुछ टॉपिक रह जाते हैं मिस, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखिए, तो बहुत ही बेनिफिट देगी। सो ये पूरे नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं। नोट्स चाहिए होंगे किसी को तो आप बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी बायोलॉजी की, उसके बाद रहेगी आपकी फिजिक्स की। ठीक है, तो ओवरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है ये भी बताना। ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी मदद मिल जाए, और मेरा मकसद है कि आपका इस बार टाट ज़रूर क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, सो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।